अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? और पीएचपी कहाँ तक पहुँची है सब लोगों की? मेरी आवाज़ सब लोगों को क्लियर है? अगर किसी को कोई मसला है तो थोड़ा सा ये मुझे कंफर्म कर दें कि आवाज़ के अंदर मसला तो नहीं है किसी को? वालेकुम अस्सलाम। कल क्या पढ़ रहे थे जी? कल हमने आई थिंक सो फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। तो किसी ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है? फंक्शंस की प्रैक्टिस अगर किसी ने की हो? ठीक है, वेरी गुड। कौन कौन प्रैक्टिस करके आया फंक्शंस की और कह सकता है कि सर मैंने फंक्शंस जो है वो पढ़ लिए? फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हाँ जी बिल्कुल। टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमने पढ़े थे। इंडेक्स डॉट पी एच पी को मैं दोबारा से खोल लेता हूँ, जिसके अंदर हमने कुछ लोकल वेरिएबल्स की बात की थी। फिर उसके बाद हमने अपना जो है वो स्टैटिक वेरिएबल्स थे और ग्लोबल वेरिएबल्स थे, और फंक्शंस क्रिएट करना सीखा था। इसके अलावा फंक्शन का यूज़ जो है वो कैसे होता है, और किस तरह हम अपनी जो $एक्स है या कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रिटेन रख सकते हैं। ठीक है सर, की है स्टैटिक अभी करना है? अच्छा जी, स्टैटिक अभी करना है। चले मैं एक पहले एक टास्क देता हूँ आप लोगों को कल के लेक्चर के हवाले से। फिर उसके बाद आप लोग जो है वो नेक्स्ट हम आज के टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। कल हमने फंक्शंस के बारे में बात की थी और एक फंक्शन क्रिएट किया था जो एवरेज निकालता था 5 या 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की। ठीक है। आज आपने ये करना है कि आज आपने परसेंटेज निकालनी। ठीक है, आपने एक सब्जेक्ट के नंबर है उसका, लेट सपोज जो टोटल मार्क्स हैं वो 150 है। यूज़र अपने मार्क्स इनपुट करता है। ठीक है, कि मेरे मार्क्स जो है वो लेट सपोज 59 है या 60 है या 110 है या 120 है। तो वो अपने सिर्फ मार्क्स दे, हम उसको बताएं कि आपकी जो परसेंटेज है वो इतनी है, आपके इतने परसेंट जो है वो मार्क्स है। ठीक है, ये टोटल मार्क्स लेट सपोज 1100 है। 1100 में से उसके 976 मार्क्स आते हैं। तो हम उसको बताएंगे आपकी जो परसेंटेज है वो इतनी है। तो एक परसेंटेज का फंक्शन आपने बनाना है। ठीक है, उसके टोटल मार्क्स 1100 रखें और कोई भी इनपुट वैल्यू दें ऑब्टेन्ड मार्क्स की। ऑब्टेन्ड मार्क्स जब हम उसको दें तो हमें वो जो है वो जो फंक्शन है वो हमें बताए कि हमारी जो परसेंटेज है वो इतनी है। जल्दी करें ज़रा, 2 मिनट का टाइम है। और 2 मिनट के टाइम में आपने ये कोड करके यहाँ पे पेस्ट करना है कमेंट्स के अंदर। ठीक है, उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे फिर, और करना भी फंक्शंस के ज़रिए। कल एवरेज वाला किया था, आज परसेंटेज करते हैं। फिर उसके बाद हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हमने एक्सप्रेशंस के बारे में बात करनी है। वो जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते थे, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को मिला के हम एक्सप्रेशंस बनाते थे, इसी तरह अब हमने इनको पीएचपी के अंदर यूज़ करना है और साथ इनका कंट्रोल फ्लो पढ़ना है कि कैसे हम इनको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, और क्या हम अपनी मर्जी से अपने प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को चेंज कर सकते हैं या नहीं, और इसकी एग्जीक्यूशन के फ्लो को चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सब लोगों को क्लियर होना चाहिए, चाहे उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है या नहीं। ये सब लोगों के लिए आम है। ठीक है, और अब ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होने चाहिए सब लोगों के। जल्दी जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कोड का, कि जल्द अज जल्द कोड आए तो फिर हम उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखें। अपना सबलाइन वगैरह ओपन करके रखा करें ताकि जो भी काम कर रहे हैं हम क्लास में उसको आप लोग साथ साथ इम्प्लीमेंट करें और प्रैक्टिस उसकी करके देखें।
टोटल मार्क्स कुछ भी रख लें, 1100 रख लें, और उसको ऑब्टेन्ड मार्क्स वो इनपुट करे तो हम उसको उसकी जो परसेंटेज है वो बता दें। नहीं जी, ये आपका जो दो का पहाड़ा, कल हम कह रहे थे कि पहाड़ा लिखना है यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल्स, वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसकी बजाय यहाँ पे इज इक्वल टू लिख लेते हैं। ठीक है, लो, स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज करके हमने कोई भी टेबल यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। 2 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 2, 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4, 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये सामने आपके कोड है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर प्लीज़ ये अब तक जितने भी प्लगइन करवाए हैं उनकी एक पीडीएफ फाइल बना दें, याद नहीं रहता सर। ये अब आपका काम है बेटा, ये मैं नहीं कर सकता। आपको जहाँ जहाँ पे जिस जिस प्लगइन की ज़रूरत पड़ी है मैंने गिटहब के ऊपर अपलोड कर दी है, वो पीडीएफ फाइल ही है। अगर आप उस लिंक को जाके ओपन करेंगे तो सारे प्लगइन, सारे थीम्स आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं इतना सा कर सकता था वो मैंने कर दिया। अब इससे आगे आपका काम है, उन एसेट्स को संभाल के रखें, उनको यूज़ करें जहाँ पे आपको यूज़, जहाँ पे उनका इस्तेमाल आपने करना है। नहीं जी, जिशान की तरफ से पहला एक कोड आया है, उसको देखते हैं। जिशान ने एक फंक्शन बनाया है ऑब्टेन्ड मार्क्स का। ठीक है, और उसको एक पैरामीटर दिया है $S1 के नाम से। ठीक है, और $% का एक वेरिएबल बना के $S1 को 1100 पे तकसीम किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। वेरी गुड, उसकी वैल्यू परसेंट में स्टोर करवा दी और इको करवा दिया, द परसेंटेज मार्क्स आर दिस। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे लास्ट पे उस फंक्शन को कॉल किया ऑब्टेन मार्क्स और उसको वैल्यू दे दी। बेहतरीन, वेरी गुड, क्लैपिंग करें जी जिशान के लिए। फिर उसके बाद है हमारे पास कौन है जिशान के बाद? जिशान के बाद फिर जिशान है। ऑब्टेन मार्क्स ये हैं। ठीक है, 2 दफ़ा कमेंट कर दिया आपने। द परसेंटेज मार्क्स आर $परसेंटेज इतने परसेंट। ठीक है, 7% का मार्क भी लगा दिया आपने, वेरी गुड। फिर सना गुलनाज हैं और वो कह रही हैं कि फंक्शन बनाया है मार्क्स का और ऑब्टेन्ड मार्क्स उसका पैरामीटर दिया उसको। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा जी, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1100। चलो ऐसे कर लो, ये भी ठीक है, सही है। और इको योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज $परसेंटेज मार्क्स में 920 दे दिया। बेहतरीन,
अच्छा, ये अपने अपने मार्क्स दे रहे हैं। जिशान ने 550 दिए थे, सना ने 920 दिए हैं, लगता है मैट्रिक के अपने नंबर दे रहे हैं। फंक्शन बनाया है परसेंटेज का, और दो उनको जो है वो पैरामीटर्स दिए हैं इन्होंने, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। ठीक है, अच्छा जी, वेरी गुड। डॉलर साइन परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, और इको करवाओ, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज डॉलर साइन परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज, अच्छा जी, उसको नंबर दे दिए। वेरी गुड जी, ये दोनों के इन्होंने पैरामीटर्स क्रिएट कर दिए हैं कि अगर वो इस तरह करना चाहे कि अपने टोटल नंबर भी खुद से देना चाह रहा है, तो वो जो भी अगर 100 में से आउट ऑफ 100 उसके मार्क्स आए हैं, और या फिर उसके जो है वो आउट ऑफ 500 मार्क्स है, आउट ऑफ 600 मार्क्स है, तो वो भी ये दे सकता है। बेहतरीन। फंक्शन बनाया है जी परसेंटेज का, पैरामीटर कोई नहीं दिया, और उन्होंने लिखा है डॉलर साइन टोटल, टोटल का एक वेरिएबल बनाया है 1100, उसको वैल्यू दे दी। डॉलर साइन ऑब्टेन्ड उन्होंने 863 दे दिया, ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा चलो ठीक है, ज़्यादा स्टेप्स कर दिए हैं उसका, लेकिन आपकी लॉजिक फिर भी ठीक है। बात यही है, ट्राई किया करो कि जितनी कम स्टेटमेंट्स के अंदर आप लोग प्रोग्राम को लिख सको, उतना ज़्यादा अच्छा है आपकी एग्जीक्यूशन के लिए। अच्छा जी, गेट परसेंटेज का एक फंक्शन है टोटल और नंबर, इसके दो पैरामीटर्स हैं। परसेंटेज, उसको कोई वैल्यू नहीं दी बेटा, यहाँ पे इक्वल टू लिखना था, या तो फिर इक्वल द परसेंटेज मार्क्स आर दिस। ठीक है, वेरी गुड। फंक्शन पर्सन नम वन और नम टू, ये कौन है भाई, लास्ट पे अयूब है, और टोटल इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू। अच्छा, परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200 है। अच्छा चलो ठीक है, 200 में से जो ठीक है, योर परसेंटेज इज डॉलर साइन परसेंटेज, और ये चले जी, सही है, गुड, अच्छा है। तो मतलब ये है कि इस इन ये कुछ तरीके हैं। अब देखें, काम सब एक ही कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की डिफरेंट लॉजिक्स हैं, और मुख्तलिफ तरीके हैं सब लोगों के एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो PHP है, इसके अंदर आप लोग नकल नहीं मार सकते। ठीक है, आपकी अपनी लॉजिक है, किसी और की अपनी लॉजिक है, सेम काम को करने के लिए मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी लॉजिक के साथ ही चिपके रहना है, और अपनी लॉजिक को ही इम्प्लीमेंट करना है, बजाय इसके कि किसी और की लॉजिक इस्तेमाल करते करते आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स ढीले कर बैठे हैं। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो हमने जो है वो हंस की चाल चलने की कोशिश नहीं करनी, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हमने सिर्फ अपनी लॉजिक, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखना है, और अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करनी है, अपना दिमाग यूज़ करके हमने उस काम को जो है वो कंप्लीट करना है। तो अब इससे आगे चलते हैं जी। आज का जो टॉपिक है हमारा, टाइम ज़ाया किए बगैर, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल फ्लो इन PHP, इसके बारे में बात करनी है आज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, भी थोड़ी सी आपकी लॉजिक्स को क्लियर करेगा। सबसे पहले तो बात है एक्सप्रेशंस की, कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस आप लोगों को बचपन में शायद किसी मैथ के टीचर ने सिखाए होंगे कि जी अगर हम 2 को जमा कर रहे हैं 3 में और जवाब बराबर आ रहा है 5 के, इसका मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो बचपन की बातें थी। अब हमने जब PHP की बात करनी है, तो PHP में आपको पता है कि अगर हम 2ab लिख रहे हैं, तो 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, a जो है वो एक वेरिएबल है, b जो है वो एक दूसरा वेरिएबल है। तो हम एक कांस्टेंट को 2 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ हमने किस तरह डील करना है, आपको पता है, डॉलर साइन लगता है उसके साथ। कांस्टेंट्स को हम ऐसे ही वेरिएबल्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कांस्टेंट्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनको हमने PHP के अंदर कैसे हैंडल करना है उसको देखते हैं आज। तो जहाँ पे चीज़ समझ नहीं आए, आप लोग मुझे वहीं पे रोक के पूछ सकते हैं। अच्छा, ये एक एक्सप्रेशन है जी। एन एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस दैट रिजल्ट्स इन अ वैल्यू। तो जो आप एक्सप्रेशन होता है वो इन सब का मिक्सअप होता है। अंदर कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। ऑपरेटर क्या है इसके अंदर, ये प्लस, ये ऑपरेटर है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो 2 और x के दरमियान में एक मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये ऑपरेटर है जो एक्शन परफॉर्म करना होता है। ये 3 इस एब्सोल्यूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक ऑपरेटर है। फिर वेरिएबल क्या है,
y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, ऑपरेटर आप लोगों को पता लग गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसके बाद वो रिमाइंडर हमने पढ़ा था, ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। और फंक्शन क्या है, ये जो एब्सोल्यूट है ये एक फंक्शन है। एब्सोल्यूट का फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है, और मतलब उसका जो नेगेटिव साइन है उसको खत्म करके पॉजिटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये मैथ का एक फंक्शन है, पीएचपी के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो वो कहता है अगर हम आम मैथमेटिकली इसको अलजेब्रा के अंदर लिखते तो हम उसको ऐसे कुछ लिखते कि y इज इक्वल टू 3 और इसके बाद एब्सोल्यूट फिर 2x, मतलब 2x की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर देगा, उसके अंदर हम 4 को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही था। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैथमेटिकली हम इसको ऐसे नोट डाउन कर रहे हैं तो हम इसको अगर पीएचपी के अंदर लिखना चाहेंगे इस एक्सप्रेशन को तो कैसे लिखेंगे, y की जगह पे डॉलर साइन y आएगा। क्यों? क्योंकि y एक वेरिएबल है और वेरिएबल पीएचपी के अंदर कैसे पहचाना जाता है, डॉलर साइन की वजह से। 3 है तो 3, यहाँ पे उसने मैथमेटिकली तो हमें पता है कि ब्रैकेट अगर आ गई है तो हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पे पीएचपी के अंदर इन चीज़ों को एजुकेट करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे स्टेरिक का एक साइन लगाना पड़ेगा कि 3 को मल्टीप्लाई करो इस एब्सोल्यूट के फंक्शन के साथ, और 2x का मतलब तो यही है कि x की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डबल कर दो उसको। लेकिन यहाँ पे क्योंकि x एक वेरिएबल है तो x को पहले डॉलर साइन x लिखेंगे और फिर उसके बाद स्टेरिक लगा के दोनों के दरमियान उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और +4 और लास्ट पे सेमी कॉलन। आप लोगों को पता है कि हर पीएचपी की स्टेटमेंट के बाद एक सेमी कॉलन जो है वो लाजमी आता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम एक्सप्रेशंस को कुछ इस तरह से डील कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की अगर मैं बात करूं तो पीएचपी के अंदर ट्रू जो होता है वो 1 होता है और जो फॉल्स होता है वो नल होता है, जीरो भी नहीं होता। नल के बारे में आप लोग मैथमेटिकली सब लोगों को पता है नल क्या होता है। जीरो, नल क्या होता है, जो जीरो भी ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि 20 इज ग्रेटर देन 9, तो ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना। तो इसका मतलब ये है कि ए और कॉलन और ये वाली ब्रैकेट, ये डबल कोट्स के अंदर लिखे ना उसने इको के अंदर, ये डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट की इसने ये और यहाँ पे खत्म कर दी। इसका मतलब ये चीजें एज इट इज प्रिंट आउट हो जाएंगी। तो ए कॉलन और ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे एज इट इज प्रिंट आउट होगी। ये जो डॉट लगाया है इसको हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्कैटिनेशन। मतलब कॉन्कैट करना हो, दो चीजों को आपस में जोड़ना हो, एक एक्सप्रेशन को हमने किसी वैल्यू के साथ जोड़ना हो तो हम उसको कॉन्कैट करते हैं। जैसे मैं कॉन्कैट कर रहा हूँ एक एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन क्या है, ये कंडीशन है, चेक हो रहा है कि क्या 20 इज ग्रेटर देन 9 है, जहां पे वो खत्म होता है तो डॉट के जरिए से ही हमने उसकी कॉन्कैटिनेशन को खत्म करना है, और फिर डबल कोट्स शुरू करके उन डबल कोट्स के दरमियान में जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आके इंप्लीमेंट हो जाएगा। जैसे ये बड़ी ब्रैकेट थी तो बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गई, और उसके बाद ब्रेक रो का टैग था तो ब्रेक रो जो है वो कंट्रोल को निचली लाइन में ले आया। ठीक है, तो मतलब ये है कि आप लोग कॉन्कैट करके डॉट के जरिए कॉन्कैट करके इन चीजों को आपस में एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं। तो 20 इज ग्रेटर देन 9 इज ट्रू, तो ट्रू की जगह पे पीएचपी जो है वो 1 प्रिंट आउट करता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक लाइन इसकी जो है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम इको कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो डबल कोट्स लगेंगी और उन डबल कोट्स के अंदर ए कॉलन और एक बड़ी ब्रैकेट जो है वो हम स्टार्ट करें। ठीक है, फिर हम डबल कोट्स के बाहर आ गए, डॉट के जरिए कॉन्कैट किया, यहाँ पे हमने वो कंडीशन लिखी, कोई भी कंडीशन कि 20 इज ग्रेटर देन 9, और ये कॉन्कैटिनेशन खत्म कर दी। फिर डबल कोट्स लगाई, डबल कोट्स के अंदर हमने ब्रैकेट को बंद किया और एक ब्रेक रो का टैग भी लगते हाथ लगा दिया ताकि कंट्रोल जो है वो निचली लाइन के अंदर चला जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इको के अंदर जवाब क्या आएगा, 20 इज ग्रेटर देन 9 है तो यहाँ पे जो जवाब है वो हमारे पास आएगा 1। ठीक है, ए कॉलन 1। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर मैं इसको यहाँ पे 20 इज लेस देन 9 लिख देता हूँ तो फिर क्या आएगा, फिर ये कुछ भी नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल ब्लैंक होगी, नल होगी वैल्यू इसकी। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स के बारे में पता चल गया कि पीएचपी इसको कैसे हैंडल करती है। ट्रू को कहती है 1 और नल जो फॉल्स है उसको कहती है नल। ठीक है, और कॉन्कैटिनेशन के बारे में भी पता चल गया कि हम एक एक्सप्रेशन को एक वैल्यू के साथ कैसे कॉन्कैट कर सकते हैं। ले जी,
इसी तरह की और मतलब कुछ चीज़ें बना लें आप लोग जैसे उन्होंने बनाई हैं। 5 = 6, 1 = 0, 1 = 1। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को ज़रा 2-3 दफ़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने कंडीशन चेंज कर दी। मैंने बोला 5 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 6। आप लोगों को पता है डबल इक्वल टू जो है वो किस लिए यूज होता है? वो ये चेक करने के लिए कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद 1 = 0 की कंडीशन लगाई है उसने। 1 = 0, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो जवाब जो है वो ट्रू आ जाएगा, वरना जो है वो फिर 1 = 1 लिखा है यहाँ पर। 1 = 1। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इनको चेंज करना है, लाइक इसको बी कर दें, इसको सी कर दें, इसको जो है वो डी कर, ABCD। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें ज़रा, जो कंडीशन ट्रू हो रही है उसके अंदर 1 है और जो फॉल्स हो रही है वो ब्लैंक छोड़ दिया उसमें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। इससे आगे चलें। एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पे ट्रू लिख के चेक कर लें, फॉल्स लिख के चेक कर लें। जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन देने की बजाय ये जो हमारा है अपना कॉन्कैटिनेशन में जो 2 डॉट्स लगे हैं, इसको मैं ट्रू बोल देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ ट्रू लिख दिया यहाँ पे तो फिर भी जवाब इसका जो है वो यही आएगा। ठीक है, 1 ही आएगा। और इसको भी मैं फॉल्स की बजाय इसको भी मैं ट्रू कर देता हूँ। इसको भी ट्रू कर देंगे तो यहाँ पे भी 1 आना चाहिए, इस जगह पे 1 आना चाहिए। रिफ्रेश किया तो ये देखें इस जगह पे भी 1 आ गया। और निचले वाली दोनों चीज़ों को आप डायरेक्टली बेशक फॉल्स कर दें। ठीक है, तो ये दोनों फॉल्स हो गए नीचे। अच्छा जी, यहाँ पे शाहजेब ने कुछ किया है। शाहजेब कह रहे हैं कि इको करवाएं एज कंपेयर और 15 इज लेस देन 16। ब्रेक रो इको एज कंपेयर, फिर 10 इज इक्वल टू 10, 2 × 2 इज इक्वल टू। ठीक है, वेरी गुड शाहजेब, बेहतरीन। इकरा, कभी कभार ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ ना कि 1 = 1 है, लेकिन जब हम वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो उन वेरिएबल्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यूज के बारे में हमें नहीं पता होता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रू की बजाय लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहा हूँ कि इफ $x इज ग्रेटर देन $y, तो अब मुझे क्या पता $x ग्रेटर है या नहीं, $y ग्रेटर है या नहीं, इससे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इतनी दफ़ा ये लूप चल चुकी होती है कि हमें उसकी वैल्यू के बारे में नहीं पता होता, और हमने उसके हर दफ़ा लूप के चलने के ऊपर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है कि जब तक ये वैल्यू जो है वो 10 से इंक्रीज ना कर जाए तब तक ये काम करते रहो करते रहो करते रहो। जैसे ही 10 इंक्रीज करे तो इस लूप को एग्जिट कर दो। तो वहाँ पे जब हमने कंपैरिजन इस तरह के करने होते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो। ठीक है, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये नहीं है कि मैं 1 और 1 को बराबर रखने के लिए या 2 को 2 से बराबर रखने के लिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ये असल में हमने जब हम वेरिएबल कंपैरिजन की बात करते हैं ना, तो फिर हमें उनकी वैल्यूज़ के बारे में नहीं पता होता, तो इस वजह से हम फिर वहाँ पे इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलें जी, आगे चलते हैं अब ज़रा, और आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिटरल्स और वेरिएबल्स की बात हुई है, उसको थोड़ा सा बस डिस्क्राइब कर लें। इसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, क्योंकि PHP हमने जो डिस्कस की है उसमें ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इज अ लिटरल, which simply means something that evaluates to itself, such as the number 73 or the string hello. ठीक है, an expression could also simply be a variable which evaluates to the value that has been assigned to it. तो कहता है या तो डायरेक्टली हम किसी जो है वो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा देते हैं और उसको उसके अंदर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। जैसे यहाँ पे माई नेम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर ब्राइन उसने स्टोर करवा दिया,
तो कोई जमा माइनस तफरीक कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे ना। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। दे आर बोथ टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन बिकॉज दे रिटर्न अ वैल्यू। आखिरकार कोई ना कोई वैल्यू तो रिटर्न करते हैं ना। तो जो चीज़ वैल्यू रिटर्न करती है कोई, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे उसने कुछ एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स दी हैं, उनको ज़रा गौर से देखना है आप लोगों ने। कि एक ब्राइन है, किसी का नाम है, उसको उसने डॉलर साइन माई नेम के अंदर स्टोर करवा दिया। और एक है वैल्यू 37, उसको उसने माई एज के अंदर जो है वो स्टोर करवा दिया। यहाँ पे वो आप लोगों को चीज़ों के डिफरेंस बस बता रहा है कि अगर आप इको करवा रहे हो डायरेक्टली 73 को, तो यहाँ पे ये एक लिटरल के तौर पे, न्यूमेरिक लिटरल के तौर पे, क्योंकि ये एक नंबर है इस वजह से न्यूमेरिक लिटरल के तौर पे ये जो है वो यूज़ हो रहा है 73। लेकिन अगर इसी 73 को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता और उस वेरिएबल को मैं आउटपुट में लेके आता, ठीक है, तो फिर क्या होना था, ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल बन जाना था। जैसे ये माई एज 73 या 37 जो भी है नंबर है कोई, उसको मैंने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया और उस वेरिएबल को अगर मैं इको करवा रहा हूँ, तो अब ये न्यूमेरिक लिटरल नहीं है बल्कि ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। इसी तरह अगर मैं हेलो का एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग को मैं डायरेक्टली इको करवा रहा हूँ, तो ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। लेकिन अगर इसी तरह की किसी हेलो को मैं किसी डॉलर साइन माई नेम के अंदर स्टोर करवा देता वेरिएबल के अंदर, और उस माई नेम के वेरिएबल को मैं इको करवा रहा हूँ, तो वो फिर स्ट्रिंग लिटरल नहीं रहेगा बल्कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा। और इसके अलावा ये ट्रू और फॉल्स हैं, ये तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ट्रू हमेशा ट्रू ही रहता है और फॉल्स जो है वो हमेशा फॉल्स ही रहता है। तो इन टर्म्स की आप लोगों को समझ आनी चाहिए, लिटरल क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। ये अक्सर इसका जो इस्तेमाल है अभी आगे जाके जब हम करेंगे तो और चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। एक छोटी सी एग्जांपल उसने यहाँ पे बताई है। अच्छा, इन कंजंक्शन विद ऑपरेटर इट्स पॉसिबल टू क्रिएट मोर कम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस that evaluate to useful results. When you combine assignment or control flow structures constructs with the expression, the result is a statement. यहाँ पे PHP के अंदर उसने एक वेरिएबल बनाया, ये वाला, ये एक वेरिएबल है डॉलर साइन डेज टू द न्यू ईयर। वो ये चेक करना चाहता है कि नया साल आने में कितने दिन जो है वो रह चुके हैं। तो उसने क्या किया, 366 टोटल डेज होते हैं एक साल के अंदर, उसमें से माइनस कर दिया आज का डे नंबर। आज का जो भी डे नंबर है, लेट्स सपोज आज हमारा कौन सा डे चल रहा है जी, मंथ कौन सा चल रहा है, मंथ हमारा है तकरीबन 10th और उसका भी 13th डे है। तो 10 महीनों में कितने 300 दिन हो गए, 30 मल्टीप्लाई बाय 10, या 9 जो माह थे उसमें हो गए आपके 9 3 बार 27 और 13 दिन ऊपर हो चुके हैं, ठीक है। तो 270 में 13 डाले तो जो भी डे नंबर बनता है उसमें उसको 366 में से माइनस कर दिया। अगर तो वो एक्सप्रेशन यहाँ पे देखें, इफ स्टेटमेंट लगाई यहाँ पे उसने, और उसने कहा कि इफ दिस वेरिएबल डेज टू द न्यू ईयर इज लेस देन 30, अगर तो ये जो बाकी दिन बच गए हैं ये 30 से कम है, इसका मतलब बहुत कम अरसा रह गया है नया साल शुरू होने में, ठीक है। तो यहाँ पे इको करवा दो, इको नॉट लॉन्ग नाउ टिल द न्यू ईयर, के नया साल आने में कोई ज़्यादा दिन बाकी नहीं रहते। तो आप लोग इन एक्सप्रेशंस को डायरेक्टली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो किसी नंबर के साथ। इस वेरिएबल को आप कंपेयर कर रहे हो किसी नंबर के साथ, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। यूनरी ऑपरेटर पढ़ लिया था हमने, कि ऐसा ऑपरेटर जिसको ऑपरेट करने के लिए हमें सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर में हम, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जी यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर साइन एक्स प्लस डॉलर साइन वाई इज इक्वल टू समथिंग लाइक 45 सेमी कॉलन। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को जमा करना है, तो दो वेरिएबल्स की ज़रूरत है। एक्स और वाई दोनों का होना ज़रूरी है अगर जमा करना है। इसका मतलब ये जो जमा का साइन है, ये जो एडेड वैल्यू है या ये जो एडिशन का ऑपरेटर है, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है। और इस सेक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हैं एक्स और वाई। लेकिन ऐसा वेरिएबल या ऐसा ऑपरेटर जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, उसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो आप में से कोई यूनरी ऑपरेटर की कोई एग्जांपल दे सकता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसको हम एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं और उसके अंदर हमें किसी चीज़ को जमा भी नहीं करना पड़ता, मतलब दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइक एक्स और वाई दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती।
डेज वाली एग्जांपल दोबारा समझा दें, क्या है जी उसमें, इतना मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। एक उसने वेरिएबल लिया है, 366 टोटल डेज होते हैं ना एक साल में। तो आज का जो भी दिन है, लेट सपोज आज जो दिन है वो है 333वां, या 350 दिन जो है वो गुजर चुके हैं। तो 350 जो है वो 356 में 366 में से माइनस करेंगे, तो पीछे कितने रह जाएंगे, 16 दिन बाकी रह जाएंगे। वो 16 जाके स्टोर हो जाएगा इसमें, डेज टू द न्यू ईयर में। और अब इफ कंडीशन जो है वो चेक करेगी कि 16 जो है वो 30 से छोटा है या नहीं। अगर तो वो छोटा है तो ये इको करवा देगा कि नॉट लॉन्ग हाउ नाउ टिल द न्यू ईयर, के नया साल आने में जो है वो ज़्यादा दिन जो है वो बाकी नहीं रहे। सर ये पढ़ाए थे लेकिन भूले हुए हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, ठीक है जी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हाँ जी फिक्टोरियल है, ठीक है जी। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो हमारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके लिए हमें दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैंने एक डॉलर साइन एक्स जो है उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवा दी 10, तो अब मुझे इसके अंदर ही इंक्रीमेंट करना है ना, तो मैं सिंपल लिखूंगा डॉलर साइन एक्स प्लस प्लस, ठीक है, और इसको हमने सेमी कॉलन लगा दी और इको करवा दिया डॉलर साइन एक्स को। डॉलर साइन एक्स को इको करवाया तो ये हमें इसका जो जवाब है वो दे देगा। नीचे वाला कोड कर देते हैं डाई। तो इसके लिए हमें दूसरे ऑपरेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो जवाब जो था वो 10 था, हमने वैल्यू जो स्टोर करवाई थी उसमें 10 के अंदर ही एक इंक्रीमेंट कर दी, ठीक है जी। ओके, तो इंक्रीमेंट कर लें चाहे आप डिक्रीमेंट कर लें, तो हम इसको जो है वो इस तरह लेके चल सकते हैं। आगे चलें जी। तो यूनरी ऑपरेटर भी समझ में आ गए। अब हमने बात करनी है थोड़ी सी ना एक्सप्रेशंस की, कि हम पैरेंथेसिस लगा के इसका जो कंट्रोल फ्लो है उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, खुद से अपनी मर्जी से इन चीज़ों को कैसे जो है वो लेके चल सकते हैं। थ्री इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं जी ये। वो कहता है एक को दो, एक दो तीन चार पाँच, ये चार जो है वो सिर्फ माइनस हो रहा है, बाकी सब लोग जो है वो जमा हो रहे हैं। अगर हम इनकी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, दो को स्टार्ट में ले आए, फिर ये चार इधर आ गया, वन जो है वो लास्ट पे चला गया, पांच दरमियान में आ गया, तीन इधर आ गया, तो अगर तो ये विद देयर साइन मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं, और इन तीनों को जब हम जो है एग्जीक्यूट करेंगे तो जवाब जो है वो सेम आएगा। क्योंकि सिर्फ चार के साथ माइनस था, तो चार जहाँ पे भी मूव कर रहा है उसका माइनस उसके साथ जो है वो मूव कर रहा है, तो इसका हमारे रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट इसकी एग्जीक्यूशन करते जाएंगे, ठीक है। राइट टू लेफ्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद थ्री एक्सप्रेशंस दैट आर आल्सो इक्विवेलेंट, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब वन को टू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू को थ्री के साथ, थ्री को डिवाइड कर रहे हैं फोर के साथ, तो फोर जहाँ पे मूव कर रहा है अपना साइन साथ लेके जा रहा है, तो ये भी जो है वो सेम। अच्छा, एक चीज क्लियर कर लें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रेसिडेंस है वो सेम होती है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो सेम होती है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये तो आप लोगों को वो बचपन में आप लोगों ने जो रूल पढ़े थे वही सेम रूल्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं थ्री एक्सप्रेशंस यूजिंग ऑपरेटर्स ऑफ मिक्स्ड प्रेसिडेंस। मिक्स्ड प्रेसिडेंस का मतलब यह है कि इनके अंदर हम एडिशन का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसके अंदर हम माइनस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और साथ साथ हम इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का इस्तेमाल भी अगर कर रहे हो, तो फिर उसको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं वो देखें जरा। यहाँ पे हमने वन प्लस टू किया, टू प्लस टू को स्टेरिक थ्री कर दिया, माइनस फोर कर दिया, प्लस फाइव कर दिया। वो कहते हैं कर तो सकते हैं ऐसे आप, लेकिन बेटर वे ये है कि आप लोग इसको पैरेंथेसिस जो है वो अप्लाई करें। वन प्लस ये जो टू स्टेरिक थ्री था उसको, टू स्टेरिक थ्री को आप जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर लिख दें, फिर उसके बाद माइनस आएगा, फोर स्टेरिक फाइव है उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख दें। पैरेंथेसिस की जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो प्रेफरेंस होती है, प्रेसिडेंस होती है, और सबसे पहले वो चीजें एवेलुएट होती हैं जो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। तो ये चीजें तो आप लोगों को अजल से ही क्लियर है ना, टू माइनस फोर स्टेरिक फाइव क्रॉस थ्री था, ये प्लस वन कर दिया तो प्लस वन अलग से कर दिया। तो इस तरह आप लोग इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं पैरेंथेसिस लगा के। तो अब यहाँ पे अगर क्लियरली पीएचपी
must evaluate the sub expressions within parentheses first to derive the semi completed expressions in example. After evaluating the sub expressions in parentheses, वो कहता है ये अब जैसे ये वाला एक्सप्रेशन था 2 स्टारिक 3 6 आ गया, 4 स्टारिक 5 जो था वो 20 आ, तो यहाँ पे उसने 6 इधर लिख दिया 20 इधर लिख दिया। अब वो इजीली जो है वो इनको कर सकता है, 1 + 6 7 हो जाएगा, 7 - 20 जो है वो -13 हो जाएगा। इसी तरह अगला वाला था, तो 2 को मल्टीप्लाई, अब पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 23 60 आएगा, और इसको हम 60 को यहाँ पे लिख देंगे, ये 60 दरमियान में आ गया। तो इस तरह जो है वो चीज़ें आपकी चलती जाएंगी। द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सप्रेशंस आर दिस respectively quite different from the results of 29 minus। अच्छा वो कहता है इन एक्सप्रेशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो इन एक्सप्रेशन के रिजल्ट से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाई, हम एक लाइन वाइज चल रहे हैं, उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगा दी। इसका मतलब अब हमने इसका जो कंट्रोल फ्लो था वो चेंज कर दिया, और पैरेंथेसिस अप्लाई करके हमने अपनी मर्जी से पहले ये फोर्सफुली मल्टीप्लाई की जो हमारा एक्सप्रेशन था उसको पहले इवेलुएट किया, उसके बाद हम एडिशन की तरफ गए। लेकिन यहाँ पे क्या होना था, हमने यहाँ पे एक लाइन से चलना था, 1 + 2 पहले करना था, तो 3 आना था आंसर, 3 को मल्टीप्लाई 3 से कर रहे होते थे, तो 9 जवाब आ रहा है। तो यहीं पे अगर हम देखें तो अगर 3 स्टारिक 2 पहले हो रहा है तो ये 6 आ जाएगा, और 6 + 1 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 और 9 में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो इस वजह से इसको हम ज़रा इस तरह लेके चलेंगे कि अगर पैरेंथेसिस को साथ रखेंगे तो ज़्यादा हम जो है वो प्रीसाइज आंसर की तरफ जो है वो मूव ऑन कर सकेंगे। तो यहाँ पे आखिरी लाइन पढ़ लें, इसकी इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स यू कैन ओवरराइड द डिफॉल्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस बाय इंसर्टिंग योर ओन पैरेंथेसिस एंड फोर्सिंग द ओरिजिनल रिजल्ट्स दैट वी वुड हैव सीन हैड देयर बीन नो ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर वो कहता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस ना होती तो फिर हम एक लाइन वाइज चलते और अपना जो जवाब था वो गलत कर बैठते, ठीक है। अच्छा, फोर्सिंग करनी है हमने यहाँ पे, फोर्सिंग लेफ्ट टू राइट वैल्यूएशन। लेफ्ट टू राइट मतलब कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं तो अब देखें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है, माइनस भी है, एडिशन भी है, लेकिन ये पैरेंथेसिस सबसे पहले हल करनी है। क्यों? क्योंकि पैरेंथेसिस की सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है। तो 1 + 2 3, फिर 3 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, 9 आएगा, 9 - 4 5 आएगा, और फिर 5 को स्टेरिक 5 करेंगे तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें वैल्यू इज 25। तो इस तरह आप लोग फोर्सफुली इस कंट्रोल फ्लो को जो है वो चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब फिर उसके बाद एक चीज है यहाँ पे, मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ लुक एट द असाइनमेंट ऑपरेटर इन एग्जांपल वेयर 3 वेरिएबल्स आर सेट टू द वैल्यू 0। एक ही टाइम पे अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ डील करना है और उनकी सेम वैल्यू उनको असाइन करनी है, तो बजाय इसके कि आप एक लाइन में लिखें $लेवल इज इक्वल टू 0, $स्कोर इज इक्वल टू 0 अगली लाइन में, $टाइम इज इक्वल टू 0 उससे अगली लाइन में, तो 3 लाइंस बनती हैं। उनसे बचने के लिए आप क्या करते हैं, $लेवल इज इक्वल टू $स्कोर इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इसकी एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिविटी होती है कि हम इसको हल कैसे करते हैं। जैसे हमने एडिशन की बात की थी ना, यहाँ पे ये जो ऑपरेटर पड़े थे, यहाँ पे हम इनको जो है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ऑपरेटर प्रेसिडेंस ना होती, जैसे सिंपल अगर जमा और माइनस की चीज़ें होती जैसे इस एक्सप्रेशन के अंदर है, तो हम क्या करते हैं, 1 + 2 3 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, 6 - 4 2 आ गया, 2 + 5 7 आ गया। तो ये लेफ्ट टू राइट इसकी एसोसिएटिविटी है कि हम इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो लेफ्ट टू राइट चीज़ों को लेके चलते हैं। तो कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं, और कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनको राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि राइट वाली चीज उठाते हैं हम और उसको लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसकी जो एसोसिएटिविटी है, ठीक है, वो क्या है, राइट टू लेफ्ट है कि 0 सबसे पहले टाइम के अंदर स्टोर होगा, टाइम स्कोर के अंदर स्टोर होगा, स्कोर लेवल के अंदर जो है वो स्टोर होगा। तो इन सब की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, और एट द सेम टाइम ये तीनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको हम राइट टू लेफ्ट जो है वो सॉल्व करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम लेफ्ट टू राइट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो उनकी एसोसिएटिविटी का आप लोगों ने ख्याल रखना है उनकी प्रेसिडेंस को देखते हुए, ठीक है। ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर है,
अगर मैं इसकी बात करूं तो देर आर फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर सपोर्टेड बाय पीएचपी लैंग्वेज, अज्यूम वेरिएबल ए होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल बी जो है उसकी जो वैल्यू है वो है 20। अगर ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है तो फिर इसका जो जवाब है वो क्या आएगा, ए एंड बी इज ट्रू। यहाँ पे इसकी बात कर लें, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, ए इज इक्वल टू बी, क्या ये ट्रू है? 10 तो 20 के बराबर नहीं है, तो फिर ये नॉट इज नॉट ट्रू। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे ही लिखते हैं ना उसको। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, ए तो है 10, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो ये बस उन्होंने एग्जांपल दी है कि आप इस तरह के कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। हमने पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड और ये सारी चीजें थी। फिर उसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े। उनको अब कंप्लीट करके हम जो है स्टेटमेंट्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। जो स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, वाइल है, ठीक है, डू वाइल है, और उसके बाद हमने लूप्स के बारे में जब डिस्कस करनी है तो उसके अंदर हमारी फॉर ईच लूप आ जाएगी, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो इन स्टेटमेंट्स को और इन एक्सप्रेशंस को ही हमने इन लूप्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो इधर चलते हैं, द इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर भी हमने केसेस के बारे में पढ़ा था कि किस तरह हम इसके केसेस डिफरेंट किस्म के बना सकते हैं। तो उसको ज़रा ओवरव्यू लेते हैं, अब इसको दोबारा से रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ओवरव्यू लेके हम आगे चलेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट है जी, इसकी एग्जांपल यहाँ पे जो दी है वो देख लें। डॉलर साइन डी का एक वेरिएबल बनाया है, उसको डेट का फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है, हमने एक फंक्शन कल बनाने सीखे थे, वो फंक्शन था यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो खुद से क्रिएट करते थे फंक्शन का कीवर्ड देके। ये जो डेट का फंक्शन है ये पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है, और ये डेट यहाँ से आपके जो कैलेंडर है उसके अंदर से ये डेट निकालता है, और इस डेट के मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट होते हैं। और वो फॉर्मेट में उसने डी लिखा, मतलब वो डे निकालना चाह रहा है कि आज डे कौन सा है। आज है जी ट्यूसडे है कि वेनसडे है? आज ट्यूसडे, ठीक है। तो ट्यूसडे जो है वो अब स्टोर हो गया डॉलर साइन डी के अंदर। अब वो एक एक्सप्रेशन के जरिए चेक करना चाह रहा है कि आज जो है वो चीजें क्या है। मतलब ये है कि इफ डॉलर साइन डी इज एग्जैक्टली इक्वल टू फ्राइडे, तो ठीक है, फिर इको करवा दो हैव अ नाइस वीकेंड। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इको करवा दो हैव अ नाइस डे, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप लोग इसको कुछ इस तरह लेके चलें कि हमने यहाँ पे, मैं इसको डाई कर रहा हूँ, इसी को दोबारा से एक बिल्ट इन फंक्शन जो है हमारा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डेट का जो फंक्शन है, अब ये पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है और हमें खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, हमने सिर्फ इसको कॉल करना है। और कॉल करते हुए इसको पैरामीटर देना है कि हमें इसका ईयर चाहिए, हमें इसका जो है वो डे चाहिए, हमें इसका मंथ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉलर साइन डी में ले रहा हूँ, इज इक्वल टू डेट का फंक्शन, और उसका फॉर्मेट पहले मैंने इसको बताना है, ठीक है। फॉर्मेट में इसको, लेट सपोज मैं कहता हूँ मुझे इसका डे चाहिए, अच्छा, डे दे दिया हमने इसको। अब वो जो भी डे है आज का वो इसके अंदर स्टोर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इफ एल्स के ब्लॉक्स बना सकता हूँ। इफ डॉलर साइन डी इज इक्वल टू, मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, लेट सपोज MON, तो यहाँ पे इको करवा दो, क्या इको करवाना है जी, टुडे इज मंडे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है फिर मैं एक एलसिफ का ब्लॉक बना लेता हूँ, और उसके अंदर कहते हैं हम कि डॉलर साइन डी, एक मिनट भाई, 2 मिनट का टाइम दे मुझे जरा, मैं देखता हूँ भाई।
अच्छा जी, आ जाए तो ज़रा क्या कर रहे थे यहाँ पे। एलसीएफ में हमने डॉलर साइन जो है वो रखा, डी इज इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू डालना है यहाँ पे, ठीक है, चेक करना है हमने। और यहाँ पे फिर दोबारा से डबल इक्वल टू, और इसको अब हम ट्यूसडे रख लेते हैं। और यहाँ पे हम जो है इको करवा देते हैं। इको में हमने कहा कि जी टुडे इज ट्यूसडे, ठीक है। तो मैं इसके जो है वो कुछ कॉपीज क्रिएट कर लेता हूँ फॉर ऑल द 7 डेज। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और 7, एक और कर लें, चले बहरहाल। अच्छा, मंडे किया, ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे के बाद हमारा क्या है जी, ट्यूसडे के बाद क्या आता है, वेडनेसडे। वेडनेसडे आ गया, फिर उसके बाद वेडनेसडे के बाद हमारा है थर्सडे, THU। फिर उसके बाद हमारा है थर्सडे के बाद फ्राइडे, FRIDE। और फिर उसके बाद सैटरडे, लास्ट में हमारे पास है संडे। और अगर यूजर जो है वो कुछ भी इनपुट कर देता है, ठीक है, तो इस ब्लॉक की फिर हमें जरूरत नहीं। हम लास्ट पे एक, आपको पता है, ब्लॉक बनाते होते हैं एल्स का, ठीक है, जिसके अंदर वो कुछ भी इनपुट कर सकता है। हम यहाँ पे उसके अंदर इको करवा लेते हैं कि जी लेट्स सपोज टुडे इज अनदर डे। कि हमारी समझ से बाहर है आपने कौन सा जो है वो डे एंटर किया है। तो अभी फिलहाल इसको इको करके देखते हैं। एलसिफ को हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एक एग्जांपल है जो हमने यहाँ पे उसकी बात की है। सिंटेक्स एरर है जी, अनएक्सपेक्टेड समथिंग ऑन लाइन नंबर 12। तो उसको देखते हैं क्या एरर है। इसको मैं 100 पे लेके जाके reset करूंगा। चलो भाई, एक्सपेक्टिंग दिस और सेमी कॉलन ऑन लाइन नंबर 12 की तरह ये है। यहाँ पे ये देखें, ये एक सेमी कॉलन जो है वो मिस है, इस वजह से उसने हमें बता दिया। तो अब ये देखें जी, हमारा जो जवाब है वो क्या आ गया, टुडे इज ट्यूसडे। तो मतलब ये हुआ कि उसने क्या किया, हमने तो उसको नहीं बताया ना कि डेट क्या है आज। उस डेट के फंक्शन ने हमारे सिस्टम से जो डेट थी आज की, और उस डेट के फंक्शन को उधर से डे उठाया ट्यूसडे का, और वो स्टोर करवा दिया उसने डे के अंदर। और उसको जो है वो बार बार वो कंपेयर कर रहा है मंडे के साथ, ट्यूसडे के साथ, वेडनेसडे के साथ, थर्सडे, फ्राइडे। अच्छा, अगर हम फंक्शन नहीं कॉल करना चाहते लेट सपोज, तो हम उसको डायरेक्टली भी कोई डे भी दे सकते हैं। लेट सपोज जी हम उसको $D के अंदर हमने कुछ स्टोर करवा दिया, जैसे मंडे स्टोर करवा दिया, ठीक है, तो वो मंडे यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम मंडे की बजाय कुछ भी कोई और ऐसा डे स्टोर करवा दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर क्या होगा, फिर वो होगा टुडे इज अनदर डे। कि भाई साहब आपका जो डे है वो हमारी समझ से बाहर है, हमें नहीं पता, ठीक है। सर ये सर PHP में एलसिफ की स्टेटमेंट काम नहीं करती, क्यों नहीं करती भाई, ये आपके सामने ही काम कर रही है। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था उसमें नहीं लगी, जस्ट इफ ही काम करती है। ये आपके सामने मैंने इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया है, ये PHP के अंदर ही कोड कर रहे हैं। इसको देखो, अगर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसी नहीं है तो हो सकता है कोई मसला हो आपके उसके अंदर, कोड के अंदर। सर ये कौन सा शॉर्टकट है, 2 लाइन को सिलेक्ट करके चेंज करना हो तो Ctrl D है। आपने एक जैसे 2 वर्ड्स को अगर चेंज करना है, वेडनेसडे है तो मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर ये पहले फाइंड करूंगा कि वेडनेसडे कहीं और भी है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके Ctrl D दबाऊंगा, तो वो दो चीज़ें जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। आप उनको एक ख़त्म करके यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे VED दोबारा से लिखना है तो ये दोनों जगह पे लिखा जाएगा VED। दो क्या, आप 6 के ऊपर भी लिख सकते हो। शाहजेब ने कोई कोड किया है, देखते हैं शाहजेब ने क्या किया है जी। $मंडे इज इक्वल टू डेट, और उसमें मंथ लिया उन्होंने, और उस मंथ को जो है वो अक्टूबर के साथ चेक कर रहे हैं। इको मंथ इज अक्टूबर, एल्स मंथ इज अदर देन अक्टूबर। वेरी गुड जी, ठीक है। हाँ जी, हो सकता है वर्जन का कोई मसला हो। हाँ, तो एल्स इफ के बारे में हमें तो पता चल गया कि अगर हमने मल्टीपल केसेस बनाने हों तो हम लोग इस तरह का
एलसिफ का जो ब्लॉक है वो यूज़ कर सकते हैं कि अगर इन सब में से हमने मतलब इन सारी की सारी स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है और हमें नहीं पता है कि वो कौन सी ट्रू है, तो हम एलसिफ वाला ब्लॉक चला सकते हैं और उसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। कल स्विच स्टेटमेंट की बात हुई थी, तो उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट को कैसे जो है वो लेके चला जा सकता है। ये तो हमारा हो गया ना कि डी था, फ्राइडे और संडे, सारे के सारे डेज हम उसके अंदर लिख सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं और उसको जो है वो ट्राई करते हैं कि इम्प्लीमेंट कर सके हम। तो सबसे पहले यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट वर्क्स इन एन अनयूजुअल वे। फर्स्ट इट इवेलुएट्स गिवन एक्सप्रेशन, then seeks a label to match the resulting value. If a matching value is found, then the code associated with the matching label will be executed. Or if none of the label matches, then statement will execute any specified default code. जो लास्ट पे हमने आप लोगों को बताया था ना else का ब्लॉक लिखते हैं, वो कब एग्जीक्यूट होता है? जब कोई भी स्टेटमेंट जो है वो हमारी एग्जैक्टली मीट नहीं करती हमारे क्राइटेरिया पे। तो हम यहाँ पे उसके लिए जो स्विच स्टेटमेंट के लिए जो एल्स का काम करेगा वो करेगा डिफॉल्ट। ठीक है कि डिफॉल्ट में हमने कोई कंडीशन नहीं देनी। अब अगर इसी एग्जांपल को हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो उसने सेम वैसे ही किया कि डेट का एक फंक्शन लिया, उसमें से डे निकाला और उसको $d के साथ जो है वो कंपेयर किया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्विच करना है। स्विच किसको करना है? उस वेरिएबल को जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। $d को स्विच करना है और बार बार चेक करके देखना है नीचे दिए गए तमाम केसेस के साथ कि $d जो है फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे तमाम केसेस है और इन तमाम केसेस के साथ हमने इनको आपस में पहले जो है वो चेक करना है। तो केस मंडे, पहले वो चेक करेगा कि क्या $d के अंदर मंडे पड़ा हुआ है। अगर तो पड़ा हुआ होगा तो वो इको करवा देगा टुडे इज मंडे, और नीचे वाली सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको एक ब्रेक का कीवर्ड मिलेगा और ब्रेक का कीवर्ड क्या करता है? नीचे वाला सारे का सारा जो जितने भी केसेस होते हैं उनसे हमें बाहर निकाल। अच्छा, अगर ये मंडे मीट नहीं होती, मंडे वाला केस ट्रू नहीं होता, तो वो अगले केस पे चला जाएगा। ट्यूसडे मीट हो गया तो ठीक है, ब्रेक कर देना, नहीं तो फिर वेडनेसडे पे, वेडनेसडे नहीं तो थर्सडे, थर्सडे नहीं तो फ्राइडे, फ्राइडे नहीं तो सैटरडे, सैटरडे नहीं तो संडे, और संडे भी नहीं तो हमारा डिफॉल्ट वाला जो है कोड वो तो चलना ही चलना है। ठीक है, तो जो भी कोड यहाँ पे उसके साथ मीट कर रहा होगा वो हमें मिल जाएगा। तो मैं उसकी एक एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों ने करना है। उसको मैं डाई कर रहा हूँ जी। यहाँ पे हम एक $, लेट सपोज मंथ ही ले लेते हैं, MONTH, और उसके अंदर हम डेट का फंक्शन कॉल करके उसको जी उसके अंदर से हम मंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, मंथ निकाल लिया हमने उसमें से, और अब हम उन मंथ्स को आपस में कंपेयर कर रहे होंगे हर एक मंथ के साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने स्विच करना है, स्विच स्टेटमेंट, और वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? जिसके अंदर वो वैल्यू है जो वेरी कर सकती है। तो $मंथ उसका नाम है, और यहाँ पे अब मैंने उसकी के, अब देखें ऑटोमेटिकली उसने चीज़ें बना के मुझे दे दी है। वैल्यू की वैल्यू सबसे पहले जो है वो मैं दे रहा हूँ जनवरी। ठीक है, यहाँ पे इको करवा दूँ मैं कि वी आर लिविंग इन जनवरी 2020। ठीक है, ब्रेक कर दिया। इस तरह के और केसेस बना लिए। इंडेंटेशन का थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो जितने भी केसेस होते हैं यार वो बना लेना, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं माशाल्लाह। जनवरी की बजाय, जनवरी के बाद हमने इसको फेब कर दिया। ठीक है, फेब के बाद क्या होता है? मार्च। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमारा है अप्रैल, और अप्रैल के बाद हमारा है मई, जून,
जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, नीचे एक और केस बना ले। अगस्त के बाद सितंबर है और सितंबर के बाद अक्टूबर। तब यहाँ तक फिलहाल इसको चला के चेक करते हैं और डिफॉल्ट में कर देते हैं जी। हम जो है इको करवा देते हैं कुछ कि वी डोंट नो इन विच मंथ वी आर लिविंग। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो एरर है जी ब्रेक, उसके लिए अनएक्सपेक्टेड है। कहाँ पे? ऑनलाइन नंबर 12। ये 12 पे ही ज़्यादा मसला आता है। हाँ, सेमी कॉलन नहीं लगाए, सेमी कॉलन यहाँ पे आएगा। देखा है ये सेमी कॉलन कितना इंपॉर्टेंट है। चलो, इसको और एक एरर मुझे नजर आ रहा है, लेकिन चले। वी आर लिविंग इन अक्टूबर 20। तो उसने क्या किया, हमारे कैलेंडर से मंथ निकाला कि कौन सा है, तो वो अक्टूबर, अक्टूबर मिला उसको। तो उसने अक्टूबर जो है वो यहाँ पे लाके हमें बता दिया कि आपके ये ऊपर वाले किसी भी जो है वो केस के साथ हमारी कंडीशन जो है वो मीट नहीं कर रही थी। जनवरी से भी नहीं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लेकिन वो मीट करी अक्टूबर के साथ। और उसकी जो इको स्टेटमेंट थी उसके अंदर आप मल्टीपल जो है वो लाइंस भी इको करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही अक्टूबर 2020 मीट कर गया, तो फिर ये ब्रेक स्टेटमेंट जब चली, तो ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या किया, नीचे वाली किसी भी जो एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट थी उसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग अब जो मर्जी लिखते जाएं। जनवरी के बाद हमने जो है, सॉरी, अक्टूबर के बाद क्या होता है, नवंबर, नवंबर कर दिया। फिर लास्ट पे हमारे पास आ जाता है जी दिसंबर। ठीक है, तो इन सब के नीचे वाली जो लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसी तरह अगर हम इस फंक्शन को रिमूव करना चाहते हैं, डेट वाले फंक्शन की बजाय हम मंथ के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं, जैसे मैं दिसंबर स्टोर करवा दिया इसके अंदर। ठीक है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ के साथ चेक करेगा कि जी कौन सा जो है वो सिलेक्ट होता है और कौन सा जो है वो कंपेयर करके एग्जैक्टली इक्वल टू आता है। उसकी इको स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाकी सब लोग जो है वो रह जाएंगे। और डिफ़ॉल्ट जो है वो इस केस में चलेगा अगर कोई भी मंथ जो है वो उसके साथ मीटअप नहीं करता। मैं कोई ऐसा मंथ डाल देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर उसके लिए हमें जो है वो एक मैसेज शो करवाएगा कि वी डोंट नो इन विच मंथ वी आर लिविंग। ठीक है, नहीं जी, शाहजेब माशाल्लाह कोड कर रहा है, साथ साथ आप लोग भी करते रहा करें ताकि चीज़ें जो हैं वो मुश्किल ना लगे आप लोगों को। वेरी गुड जी शाहजेब, क्लैपिंग करें शाहजेब के लिए भी। नहीं जी, तो स्विच स्टेटमेंट की समझ आ गई है सब लोगों को। अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास टोटल अब बाकी जो लेक्चर्स हैं वो है जी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और अगले वीक का सिर्फ एक लेक्चर मंडे। मतलब 1 2 3 4 लेक्चर्स बाकी हैं जिसके अंदर हमने अभी पीएचपी की कुछ चीज़ें हैं, जैसे अरेज को हमने डिस्कस करना है। और इसके अलावा 1 2 और पॉइंट्स हैं, लूप्स हैं। फिर उसके बाद हमने मूव ऑन करना है डेटाबेसेस के ऊपर। तो ज़रा अभी स्पीड को तेज़ करना पड़ेगा, मैं इसलिए जो है वो चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जल्द से जल्द जो ये चीज़ें हैं वो सारी की सारी पता लग जाए। अरसल है, अरसल ने भी चीज़ कुछ किया है, देखते हैं। डॉलर साइन मंथ है, मंथ के स्पेलिंग आपने देखो क्या रखे हैं, लेकिन चले उसी को फिर आप नीचे यूज़ कर रहे हो तो ठीक है। केस जनवरी, वी आर लिविंग इन जनवरी 2020। वेरी गुड।
ठीक है, और डे वाइज भी कर लिया। डेज टू द एसईओ। सर एसईओ, एसईओ का मतलब? एसईओ हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है बेटा। ऑन पेज का था वो, मैं कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ऑन पेज एसईओ की, ठीक है। अपवर्क की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, उसके साथ उस पर आपने जो है वो काम करना है अपवर्क के ऊपर। ऑन पेज का मैं वीडियो लेक्चर जो है वो लास्ट बैच में जो ऑन पेज एसईओ का जो दिया था, वही मैं आप लोगों के साथ ऑन पेज एसईओ का शेयर कर दूँगा, ठीक है। वैसे वो हमारे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन चले फिर भी एक अच्छी सर्विस है, तो आप लोग उसको भी सीख के फाइवर के ऊपर उसकी गिग जो है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। सर कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर भी रख लें एक्चुअली। इंजीनियर अली गौर साहब, ऐसा है कि आप लोगों का बैच ख़त्म होते ही जो नेक्स्ट बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, और शायद वो फिज़िकली सेंटर के अंदर स्टार्ट होगा, तो कुछ उसकी भी मसरूफियात होंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट के वीक में एक दो दफ़ा आप लोगों के साथ भी लाइव आ जाया करूँ, तो इंशाल्लाह ट्रेनिंग के बाद भी हम लोग इन टच रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल हमारा नाता जो है वो टूट जाएगा। आप लोग जब भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हो, आपकी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे टच कर सकते हैं मैसेंजर के ऊपर भी, ठीक है। और मैं भी कोशिश किया करूँगा कि लाइव आ जाऊँ। वी डोंट नो इन विच मंथ वी आर लिविंग। ले जी, हिरा ने भी काम किया है, अरसल ने कुछ किया है वो ट्रू फॉल्स वाला, वेरी गुड। हिरा ने केस बनाए हैं, वी आर लिविंग इन जनवरी 2020, ब्रेक किया, वी आर लिविंग इन फेबररी, वी आर लिविंग इन मार्च, ठीक है, गुड, अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि अब स्विच स्टेटमेंट आप लोगों को समझ आ गई है। स्विच के अंदर किसी को कोई मसला है तो बता सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को अब? सर आपने वर्डप्रेस में स्कूल और कॉलेज की वेबसाइट बनानी बताना था, क्या वो करवा दी है? हाँ जी, शेख मोहम्मद जुल्कर नैन साहब, मैंने आप लोगों को एक प्लगइन दिया है पूरा, और एक लेक्चर भी उसके ऊपर मैंने कंप्लीट दिया था कि आप एक स्कूल या किसी कॉलेज को किस तरह जो है वो एक वेबसाइट बना के बेच सकते हैं, और पूरे का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्लगइन मैंने आप लोगों को जो है वो दिया है। पेड प्लगइन है वो, और प्रीमियम प्लगइन है। उसके इस्तेमाल से आप लोग पूरी की पूरी वेबसाइट किसी स्कूल की या कॉलेज की, जो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बैकएंड के ऊपर आपने एंट्रीज करनी होती हैं, सारी की सारी रिकॉर्ड को मैनेज करना होता है, जिसके अंदर आपने जो है वो आपकी अटेंडेंस आ जाती है, आपकी जो इनकम है वो आ जाती है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं उस प्लगइन के ज़रिए। तो वो मैं प्रोवाइड भी कर चुका हूँ, और लेक्चर के अंदर भी उसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। स्कूल मैनेजमेंट के नाम से ही वो प्लगइन है, ठीक है, गिटहब के ऊपर अपलोडेड है, आप लोग चेक कर लें उसको। आगे चले जी। स्विच स्टेटमेंट के बाद हमारे पास और कुछ चीज़ें हैं, लूप्स की तरफ मूव ऑन करते हैं अब। लूपिंग है, फॉर लूप, और वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। चार किस्म की लूप्स हैं जी, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप। तो सबसे पहले जो लूप इस्तेमाल होगी वो होगी हमारी फॉर लूप। और फॉर लूप को हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? जब हमें पता होगा कि हमने ये काम कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो परफॉर्म करवाना है, और इतने टाइम के लिए ये एक काम है जो हमने बार बार एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है। जैसे आप लोगों ने नीचे एक हमने कोड किया था, और वो कोड था ये कोड था। हमने एक फंक्शन बनाया था असाइन एक्स के नाम से ना, और वो एक फंक्शन जो था वो एक लाइन प्रिंट करता था कि 2 × 1 = दिस। और उसको हमने इतनी दफ़ा उस फंक्शन को कॉल किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम इसको किसी लूप के अंदर रख के फिर 10 दफ़ा उस लूप को चला देते, तो एक ही दफ़ा उस फंक्शन को हमने कॉल करना था, ठीक है, तो कोड और ज़्यादा छोटा हो जाता। तो इस वजह से हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं कि हम जो है वो आसानी से चीज़ों को
स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, अयूब अली ने कुछ किया है। अयूब, अब मैं कॉपी नहीं कर सकता आपका कोड, लेकिन चले, जो भी किया होगा अच्छा ही किया होगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हम करते हैं जी, फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका कुछ स्ट्रक्चर है वो समझ लें। फॉर लूप का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो वेरिएबल है उसको कोई हम वैल्यू असाइन करते हैं। पहले एक स्टार्टिंग इनिशियल वैल्यू जो है वो उसको हम असाइन कर देते हैं कि इस वेरिएबल ने यहाँ से शुरू होना है। और उसके बाद ये पार्ट आ जाता है इंक्रीमेंट का, कि उस वेरिएबल के अंदर हर एक चक्कर के अंदर एक इंक्रीमेंट हो रहा होता है। और फिर उसके बाद उसकी कंडीशन चेक होती है कि अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ये कोड जो है वो तुमने एग्जीक्यूट कर देना है, वरना तुमने इस लूप को एग्जिट कर देना है, इस लूप को एंड कर देना है। ठीक है, मैं उसकी कोई एग्जांपल पहले आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल जो है वो करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी कम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ भी जा सकते हैं। पीएचपी से बाहर निकल गया हम, तो डिटेल्स का जो टैग है वो नजर आ रहा है HTML का। देखें, पीएचपी के अंदर रह के ही काम कर रहा है हमने, तो ये हमारा पीएचपी का टैग है, इसके अंदर ये डाई का टैग काम करेगा। डाई का टैग पीएचपी के टैग के बाहर काम नहीं करेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अब आ रहा हूँ और यहाँ पे हम जो है फॉर लूप का इस्तेमाल जो है वो करने वाले हैं। फॉर लूप, ये देखें, फॉर लूप का एग्जांपल उसने दे दिया, और एक वेरिएबल है, कोई भी किसी भी नाम का वेरिएबल हो सकता है। फॉर लूप में सबसे पहला जो पार्ट है ये वाला, एक ही स्टेटमेंट है, फॉर आई इज इक्वल टू 0। आई को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, और ये लूप तब तक चलेगी जब तक $आई फला नंबर से, यहाँ पे फला नंबर में लिख देता हूँ, लेट्स सपोज फला नंबर है जी 10। जितनी देर तक मैंने उसको चलाना है तब तक, जब तक वो फला नंबर से छोटा है तब तक इस लूप को चलाना है, और हर एक दफ़ा उसके अंदर एक एक का इंक्रीमेंट करते जाना है। मैं कोड में लेट सपोज इको लिख देता हूँ, इको कर दो आई लव पाकिस्तान, फिलहाल आई लव पाकिस्तान। और एक और इको स्टेटमेंट के अंदर हम उसका जो है वो HR का एक टैग लिख देते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये तुमने एग्जीक्यूट करनी है। अब इसका कंट्रोल फ्लो कैसे है वो चेक कर लें ज़रा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी जो है वो चीज़ें समझाता हूँ। फॉर लूप जब चलेगी, आई को वैल्यू असाइन हो जाएगी 0। उसके बाद आई चेक होगा कि 0 जो है वो 10 से छोटा है या नहीं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और उसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा। लिखने में ये इंक्रीमेंट पहले आता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के अंदर ये इंक्रीमेंट बाद में आएगा। सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी, कंडीशन चेक होगी और स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अब वैल्यू जो है वो 0 से क्या हो गई, 1 हो। अब दोबारा से इनिशियलाइजेशन नहीं होनी। अब अगले चक्कर के लिए 0 अगर साइन हो गया तो फिर ये इंक्रीमेंट का क्या फायदा। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, जब इंक्रीमेंट हो गया तो फिर दोबारा से अगले के लिए चेक होगा। अब वैल्यू हो गई 0 से 1, 1 भी तो 10 से छोटा ही है, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर दोबारा से इंक्रीमेंट होगा। अब वैल्यू हो गई 2, 2 तो 2 भी तो 10 से छोटा है, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई। फिर वैल्यू हो गई 3, फिर कंडीशन चेक होगी, 3 भी तो 10 से छोटा है, फिर स्टेटमेंट। मतलब ये तब तक चलता रहेगा काम जब तक x, ये जो i है इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। जैसे ही इसकी वैल्यू 10 होगी तो 10 इज लेस देन 10, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो अब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, और वैल्यू ये जो लूप है ये एग्जिट हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे अगर इसका आउटपुट चेक करना चाहूँ तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें जरा, आई लव पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टाइम्स आई लव पाकिस्तान जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक ही काम अगर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स करवाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं लूप्स का इस्तेमाल करूँगा, और इसके अंदर मुझे इसकी इनिशियल लिमिट और अपर लिमिट दोनों पता होंगी कि मैंने एक वेरिएबल को स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पे किसी वेरिएबल को वेरिएबल के साथ भी कंपेयर कर रहे हो सकते हो आप किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ भी कंपेयर कर रहे हो सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपने इसको इस तरह लेके चलना है। इसका जो सिंटेक्स है वो ये है कि फॉर का कीवर्ड,
फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगी, उसमें कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप यहाँ पे आई की बजाय एक्स भी रख सकते हो, ठीक है। मैं इन सबको जो है वो करके आई की जगह एक्स कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, सेम रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल आपकी अपनी मर्जी का होगा, आप एक्स की बजाय मार्क्स कर लो, आप एक्स की बजाय आप मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स कर लो, आपकी अपनी मर्जी। चलें जी आगे चलते हैं ज़रा। फॉर लूप के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। 20 मिनट हमारे पास है और अभी हमने वाइल, डू वाइल, फॉर ईच को इंशाल्लाह हम कल को पढ़ेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें हमारी क्लियर होनी चाहिए। द फॉर स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट्स का ब्लॉक हो सकता है, जब आपको पता है कि मैंने इतनी दफ़ा इसको एग्जीक्यूट करना है, तो फिर आप फॉर लूप का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। आज बोल बोल के मेरा गला दुख गया, या पता नहीं मैं ही ऊंची बोल रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, उसको देख लें। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं उसके बारे में भी, ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0, दो वेरिएबल्स लिए और उन दोनों वेरिएबल्स को 0 असाइन कर दिया। फॉर लूप चलाई जो 0 से स्टार्ट हो रही है, आई इज इक्वल टू 0, और चेक हो रही है 5 तक, जब तक इसकी वैल्यू जो है वो 5 नहीं हो जाती। इसका मतलब ये 5 टाइम्स लूप जो है वो चलने वाली है। हमने लेस देन 10 किया था तो 10 टाइम्स प्रिंट हुआ था आई लव पाकिस्तान, और अगर हम इसको जो है वो 5 रख देते हैं तो 5 टाइम्स इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि जीरो के लिए भी तो चलना है ना उसने। तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद उसने ये किया कि डॉलर साइन ए प्लस इज इक्वल टू 10, के जब भी लूप चले तब तुमने ए के अंदर 10 का इंक्रीमेंट कर देना है। तो ए की इनिशियल वैल्यू थी 0, पहली दफा लूप चली, ए इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुई, 0 इज लेस देन 5, तो ए के अंदर 10 का इंक्रीमेंट हो गया और बी के अंदर 5 का इंक्रीमेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक चक्कर के अंदर ए के अंदर 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है और बी के अंदर जो है वो 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इको करवाओ, एट द एंड ऑफ द लूप ए इज इक्वल टू डॉलर साइन ए और बी इज इक्वल टू डॉलर साइन बी। तो अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जब ये लूप एंड होगी तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी होगी और बी की वैल्यू क्या हो चुकी होगी। हमें पता है कि ये लूप कितनी दफ़ा चलनी है, 5 दफ़ा चलनी है। इसका मतलब हम हर एक चक्कर में ये 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है ए के अंदर, तो 5 दफ़ा 10 इंक्रीज होंगे तो 10 5 बार 50 हो जाएंगे, और 5 दफ़ा 5 इंक्रीज होगा बी के अंदर तो 5 5 बार 25 हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द लूप ए जो है वो 50 है और बी इज इक्वल टू 25 है। तो इसी तरह का कोई प्रोग्राम हम लोग भी यहाँ पे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ट्राई करते हैं इसको। हमने सबसे पहले यहाँ पे एक डॉलर साइन ए लिया, उसको हमने को वैल्यू असाइन कर दी 0 की। फिर डॉलर साइन बी लिया, उसको वैल्यू असाइन कर दी 0 की। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू डॉलर साइन बी इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप लोग अगर इसको निपटाना चाहें तो आप लोग निपटा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाई। फॉर लूप के अंदर मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट करें और इसको 5 तक लेके जाएं, ठीक है। और करना आपने बेटा जी ये है कि यहाँ पे डॉलर साइन ए प्लस इज इक्वल टू 10 करना है हर दफा, और डॉलर साइन बी प्लस इज इक्वल टू 5 करना है हर चक्कर में, ठीक है। और लास्ट पे बेशक आप बाहर आगे कर लो इसके, कि जैसे ये लूप एंड हो तो लूप के एंड होने के बाद इको करवा दो कि एट द एंड ऑफ द लूप ए इज इक्वल टू डॉलर साइन ए एंड बी इज इक्वल टू डॉलर साइन बी, ठीक है जी। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास रिफ्रेश किया इसको, तो एट द एंड ऑफ द लूप ए इज इक्वल टू 50 एंड बी इज इक्वल टू 25। ए और बी को हमने इनिशियलाइज किया था दोनों को 0 से, लेकिन 5 दफ़ा लूप चलाई, हर लूप के अंदर हमने ए के अंदर 10 का इंक्रीमेंट किया और बी के अंदर 5 का इंक्रीमेंट किया। तो 5 दफ़ा ये लूप चलेगी, 10 5 बार 50 और 5 5 बार 25। तो एट द एंड ऑफ द लूप ए की वैल्यू जो है वो 50 हो जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगी।
हाँ जी, शाहजेब ने क्या किया है देखते हैं। दो लूप्स चलाई हैं जी। इसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं कि एक लूप के अंदर एक और लूप भी चलाई जा सकती है। फॉर वाई इज इक्वल टू वन, वाई इज लेस देन इक्वल टू 10, वाई प्लस प्लस, फॉर एक्स इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो एक्स प्लस प्लस करते हैं। इको ब्रेक रो, इको वैल्यू ऑफ वाई डॉट डॉलर साइन वाई, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी, सही है, अच्छा है शाहजेब, अच्छी कोशिश है। अच्छा जी, आगे चलें। बस ट्राई करते रहा करें, जो जो काम मैं करवा रहा हूँ साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेंगी, वरना ये भूल जाएगा। अरसल ने कुछ किया है, अरसल कह रहे हैं इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो, और आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, तो ए प्लस इज इक्वल टू 20 और बी जो है वो 15। तो एट द एंड ऑफ द लूप 20 जो है 5 टाइम्स 100 हो जाएगा और 15 जो है वो 5 टाइम्स हो जाएगा 75। गुड, वेरी गुड अरसल। लें जी, अब उसके आगे हमारे पास जो लूप है वो है वाइल लूप। और वाइल लूप क्या होती है? वाइल, आप लोगों को ये नाम से समझ आ जाएगा कि वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू डू दिस। ठीक है, एक कोड होगा जो हमने तब तक एग्जीक्यूट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। द वाइल स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ एंड एज लॉन्ग एज अ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू। जैसे ही वो टेस्ट एक्सप्रेशन या जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी, वाइल लूप एग्जिट हो जाएगी और वाइल लूप उसके बाद जो है वो अपना काम नहीं करेगी। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, then the code block will be executed. After the code has executed, the test expression will again be evaluated and loop will continue until the text expression is found to be false. तो इसका भी हम कोई एग्जांपल लेके इसको भी जो है वो इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। पहले हम अपनी कोई एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने while लिखा, तो सबसे पहले वाइल के अंदर एक जो है वो वैल्यू हमने चेक करनी है, तो वो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं एक डॉलर साइन एक्स ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं उसको कहता हूँ कि जी ये 1 के बराबर है, और उसको मैंने सेमीकोलन लगा दिया और उसको यहीं पे कंपेयर कर रहे हैं हम कि यही डॉलर साइन एक्स, यही डॉलर साइन एक्स जब तक 10 के बराबर या 10 से छोटा है तब तक आपने जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, इको करवाना है आपने आई लव पाकिस्तान। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन, कोई स्पेसिफिक आपकी जो है वो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, आपने उनको वो एक्शन जो है वो उनसे परफॉर्म करवाना हो सकता है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डाई नीचे वाले कोड को, और ये है हमारा वाइल। इसके अंदर कोई इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन ऊपर कर दी हमने, किसी भी वेरिएबल को हमने कंपेयर करके देख लिया। ठीक है, तो वाई एक्स इज इक्वल टू 1, वो कहता है वाइल डॉलर साइन एक्स इज लेस देन 10 या इक्वल टू 10, जब तक ये बराबर है तब तक करो। इसके अंदर एक चीज करनी बहुत जरूरी है और वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि डॉलर साइन एक्स प्लस प्लस होना बहुत जरूरी है इस लूप के अंदर, प्लस प्लस या माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि 1 तो सारी जिंदगी 10 से छोटा ही रहेगा और फिर ये आई लव पाकिस्तान प्रिंट करता रहेगा और एक इन्फिनिट लूप चल जाएगी। जब तक हम हर स्टेटमेंट के अंदर इसको इंक्रीमेंट नहीं कर रहे तब तक 1 से 2 नहीं होना, 2 से 3 नहीं होना, 3 से 4 नहीं होना, 4 से 5 नहीं होना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स फिर नहीं, तो अगर ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट सारी जिंदगी के लिए चलती रहेगी और एक इन्फिनिट लूप जो है वो चल जाएगी। तो हम इसको कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, देखें आई लव पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट हो गया और वाइल लूप जो है वो चले। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसे है कि हमें नहीं पता कि ये डॉलर साइन एक्स के अंदर क्या वैल्यू है, कहाँ तक जाएगी। वाइल लूप के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्विटी होती है कि हमें नहीं पता होता कि ये जो लूप है ये कब तक चलनी है और कब तक नहीं चलनी। क्यों? क्योंकि फॉर लूप के अंदर तो इनिशियल लिमिट और अपर लिमिट हमने दी थी, लेकिन यहाँ पे जब हम वेरिएबल्स के साथ इसको लेके चलेंगे तो फिर हो सकता है चीज़ें ख़राब हो जाए, हमें खुद से ना बताओ। अब जैसे हमें नहीं पता होता अरेज के अंदर जो है वो कितने एलिमेंट है,
तो अरे के अंदर हमने जितने एलिमेंट है उतनी दफ़ा एक लूप को चलाना है, तो फॉर ईच का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे दिस एग्जांपल डिक्रीमेंट्स अ वेरिएबल वैल्यू ऑन ईच आइट्रेशन of the loop and the counter increments until it reaches 10. When the valuation is false, the loop ends. ठीक है, जैसे ही वो कंडीशन जो है फॉल्स होगी, हमारी जो लूप है वो एंड हो जाएगी। इसकी जो एग्जांपल है उसको देखें, उसने दो वेरिएबल लिए हैं, i इज इक्वल टू 0 और num इज इक्वल टू 50, दो वेरिएबल है। वाइल कंडीशन लगाई है, वो कहता है आई जब तक 10 से छोटा है तब तक तुमने ये काम करना है। काम क्या है कि नम के अंदर डिक्रीमेंट करते जाओ और आई के अंदर इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, आई के अंदर हर स्टेटमेंट के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, और जब तक ये 10 नहीं हो जाएगा तब तक ये काम होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो वाइल स्टेटमेंट है तकरीबन कोई 10 टाइम्स 10 टाइम्स जो है वो चलेगी। 50 के अंदर क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है तो 10 का डिक्रीमेंट लगा के ये टोटल वैल्यू हो जाएगी इसकी 40, और आई के अंदर इंक्रीमेंट करके ये टोटल जो वैल्यू है इसकी 0 से 10 तक चली जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द लूप आई की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी, और जो नम है वो डिक्रीज होता 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 50 से 40 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं। डू वाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। असल में ऐसा होता है कि अगर हमने यहाँ पे पहली दफ़ा में ही कंडीशन को फॉल्स कर दिया, मैं कहता हूँ जी कि आई इज़ ग्रेटर देन 10, ठीक है, या फिर मैं कोई और कंडीशन यहाँ पे लगा दी मैंने, लेट सपोज इसकी वैल्यू थी 10 और मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़ $x इज़ लेस देन 9 कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली दफ़ा में ही ये जो कंडीशन थी ये हो गई फॉल्स। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो 10 थी और कंडीशन चेक हुई कि वाइल x इज लेस देन 10, तो ये कर दो। इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा भी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पहले कंडीशन चेक होनी है और कंडीशन के चेक होने के बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है। लेकिन अगर हम डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं तो डू वाइल में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। डू वाइल के अंदर पहले स्टेटमेंट्स आती हैं और उसके बाद कंडीशन आती है। वाइल के अंदर क्या हो रहा था कि पहले कंडीशन थी और उसके नीचे स्टेटमेंट्स थी। कंडीशन ट्रू होती थी तो ये स्टेटमेंट्स चलती थी, वरना नहीं चलती थी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम कुछ स्टेटमेंट्स को कंडीशन के फॉल्स होने पे भी चाहते हैं कि कम से कम एक दफ़ा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम डू वाइल का इस्तेमाल करते हैं। डू वाइल स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वंस। तो कहता है एक दफ़ा तो आपकी ये स्टेटमेंट्स चल ही जाएंगी, चाहे आपका पहली दफ़ा में ही कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए। इट देन विल रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है देखें, डू वाइल में डू दिस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड और कंडीशन आ गई नीचे, कोड ऊपर आ गया और कंडीशन नीचे आ गई। इसका मतलब ये है क्योंकि कंडीशन बाद में जो है वो चेक हो रही है, तो पहले कोड ऊपर आ रहा है तो कोड एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा अगर पहली दफ़ा में भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो अगर ट्रू हो गई फिर तो दोबारा चलना ही चलना है, लेकिन अगर फॉल्स हो गई तो ये वाइल कंडीशन, इस वाइल का जो कंस्ट्रक्ट है इसको ये एग्जिट कर देगा और जो लूप है वो एग्जिट हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो स्टेटमेंट्स कम से कम एक दफ़ा तो एग्जीक्यूट हो ही जानी है। तो मैं यहाँ पे अगर डू वाइल की एक एग्जांपल हम कर लें, मैं यहाँ पे डू के बाद ये स्टेटमेंट्स है, ठीक है, कि इको में कुछ भी आपने लिखना है कि आई लव पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो वाइल, इनकी ज़रूरत नहीं है। वाइल के अंदर हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर $x इज ग्रेटर देन 10। अगर इस तरह का कोई कंस्ट्रक्ट है तो हम उसको लेके चल सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं यहाँ पे, तो उस एग्जांपल के अंदर देखिए उन्होंने क्या किया है कि जी पहले सबसे पहले आई को 0 असाइन कर दिया और $num को 0 असाइन कर दिया। डू किया आई प्लस प्लस, सिर्फ आई के अंदर इंक्रीमेंट करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। वाइल आई इज लेस देन 10, ठीक है, इको करवा दो लूप स्टॉप दैट आई। ये मतलब लूप के बाद की बात है, ये जो इको स्टेटमेंट है लूप एंड हो चुका है, उसके बाद वो इको करवाने की कोशिश कर रहा है कि लूप स्टॉप दैट आई इक्वल टू $10। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है वो
आई को कोई इनिशियल वैल्यू असाइन की, डॉलर साइन आई इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन लगाया यहाँ पे। ठीक है, नाम की ज़रूरत है हमें? नाम की ज़रूरत ही नहीं है हमें, उसने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डू के अंदर आप जो है वो उसको इंक्रीमेंट करवा रहे हो, डॉलर साइन आई प्लस प्लस। और ये काम कब तक करना है? जब तक आपका जो आई है वो लेस देन 10 है। अच्छा, लेस देन 10 है, ठीक है जी, हो रहा है वो, तब तक चल रहा है चल रहा है चल रहा है, लेकिन साथ साथ इको भी तो करवाना है ना आपने। तो नीचे आप इन स्टेटमेंट्स के बाद यहाँ पे कुछ जो है वो इको करवा लें। इको करवाओ जी, लूप एंड्स एट आई इज इक्वल टू डॉलर साइन आई के लास्ट जब एंड होता है वैल्यू, तो उसकी वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, एरर है जी लाइन नंबर इसके ऊपर, अनएक्सपेक्टेड इको है, सेमी कॉलन आना है यहाँ पे, बिल्कुल आना है। उसके लिए इको अनएक्सपेक्टेड क्यों हो गया? क्योंकि हमने इसको एंड नहीं किया था। तो अब जो है लूप एंड्स एट आई इज इक्वल टू 10, और ये 10 टाइम्स जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है आई के अंदर। लेकिन अगर ये वैल्यू, अगर ये कंडीशन जो है वो पहली दफ़ा में ही जो है वो फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या होना था? अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू, लेट सपोज आई को मैं जो है वो 10 कर देता हूँ, और इसको जो है वो मैं कोई 8 कर देता हूँ, तो फिर क्या होता है यार इसको? तो फिर भी देखें, उसने लूप एंड्स एट 11, एक दफ़ा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट फिर भी कर दिया कि 10 से उसकी वैल्यू को एक दफ़ा इंक्रीमेंट करके 11 कर दिया, हालांकि पहली दफ़ा में ही कंडीशन जो थी वो फॉल्स हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप लोग लेके चल सकते हैं। और डू वाइल स्टेटमेंट और वाइल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि डू वाइल के अंदर कंडीशन जो है वो बाद में चेक होती है, और वाइल के अंदर कंडीशन पहले चेक होती है। ठीक है, अरसल ने कुछ किया है, अरसल कह रहे हैं इज इक्वल टू 0, डू दिस कि ए इज इक्वल टू आई स्टार 2, इको इज इक्वल टू डू दिस। हाँ, इन्होंने मल्टीप्लाई करने की कोशिश किया और इसके ज़रिए उन्होंने जो दो का पहाड़ा है वो लिखने की कोशिश की है। शाहजेब ने कुछ किया है, वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 0, वाइल वाई ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स के अंदर इंक्रीमेंट करते रहे। वेरी गुड जी, बेहतरीन। ये अरसल ने जो एग्जांपल किया है, इसने दो का पहाड़ा लिखने की कोशिश की है, आप लोग भी इसको कर सकते हैं, खुद से इसको करें और इसको लेके चलें। जरा आप वाइल और डू वाइल की एग्जांपल के जरिए कैसे किसी भी नंबर का आपने टेबल लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं। ये 3 लूप्स आज हमने जो पढ़ी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। इन तीनों के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आज सारा दिन आपने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमने एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ी पहले, फिर स्विच स्टेटमेंट पढ़ी, फिर फॉर लूप के ऊपर आए, फिर वाइल लूप के ऊपर आए, और फिर डू वाइल लूप के ऊपर आए। कल को इंशाल्लाह फॉर ईच के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह अरेज को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और अरेज को किस तरह हम मल्टी डायमेंशनल अरेज कैसे बना सकते हैं, एसोसिएटिव अरेज कैसे बना सकते हैं, और एसोसिएटिव मल्टी डायमेंशनल अरेज कैसे क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लूप्स के साथ साथ उन चीज़ों का भी नॉलेज होना हमें जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसको ज़रा फोकस करना है आज के दिन, और जल्द से जल्द ट्राई करें कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, खुद से एग्जाम्पल बनाएं कि जी मैंने लूप के ज़रिए ये फलां फंक्शन जो है वो इतने टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। जैसे हम फंक्शंस की बात कर रहे थे ना, मैंने इसको डाई किया, ठीक है, यहाँ पे, और हमारे पास वो फंक्शन किधर है? ये फंक्शन था, ये वाला बनाया हमने। मैं इस फंक्शन को जो है वो यहाँ से कट करके, ये साइन एक्स इतनी दफ़ा जो आ रहा है, मैं ऊपर लेके जाता हूँ इसको, यहाँ पे ये फंक्शन बन गया, उसके अंदर ये वेरिएबल्स बन गए, और ये इसके ज़रिए जो है वो टू का टेबल जो है वो प्रिंट आउट करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैंने वन टाइम इसको असाइन एक्स को कॉल किया, यहाँ पे असाइन एक्स का मैंने ये जो फंक्शन था वो कॉल किया, तो उसकी जो वन टाइम उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा डॉलर साइन, उसके लिए आई क्यों है अनएक्सपेक्टेड। ठीक है
ऑनलाइन नंबर 24। 24 यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया इस वजह से। अब चलेगा, चले। तो एक दफ़ा जो है ये अब फंक्शन कॉल करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख पाते हैं कि 2 × 1 = 2। अब आपको क्या 10 दफ़ा यही फंक्शन कॉल करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, 10 दफ़ा हमने फंक्शन को कॉल करना है तो हम एक फॉर लूप लगा लेंगे। फॉर लूप 0 से स्टार्ट करेंगे और उसको कहेंगे कि जी तुमने ये 10 दफ़ा चलानी है, और उस 10 दफ़ा चलाने के अंदर तुमने करना ये है कि उस फंक्शन को कॉल करना है, सिंपल, बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देखें, सिर्फ एक दफ़ा हमें उस फंक्शन को लिखना पड़ेगा, 10 दफ़ा ये लूप चलेगी और 10 दफ़ा हमारा ये जो पहाड़ा है वो यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और ये बार बार हमें जो है वो चीज़ें लेके नहीं चलना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। ये हमारी जो लूप्स हैं वो ये करती हैं कि पहले हमें ये देखें ना, यहाँ पे 10 दफ़ा ये असाइन एक्स असाइन एक्स असाइन एक्स लिखना पड़ा था, लेकिन और ज़्यादा हमें जो है वो लूप्स ने आसानी दे दी कि हमने सिंपल एक फॉर लूप चलाई, एक दफ़ा उसके अंदर कॉल किया, जब तक वो लूप चलेगी तब तक वो फंक्शन कॉल होता रहेगा, और वो 2 का टेबल जो है वो प्रिंट आउट यहाँ पे करता रहेगा। तो इसी तरह अब आप लोगों ने इसको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है। कल को इंशाल्लाह लूप्स को जब हम और ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तो मैं कुछ असाइनमेंट्स भी आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसको भी आउटपुट के जो है वो कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल आपने खुद से सिनेरियोज बनाने हैं और ख़ुद से इनको जो है वो लेके चलना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वाइल लूप जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा दफ़ा जो आप लोग इस्तेमाल करेंगे वो वाइल लूप है, फिर उसके बाद फॉर लूप है। ठीक है, जब अरेज की बात होगी और तो अरेज के लिए हम जो है वो फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे। सर इस PHP का वर्डप्रेस में कहाँ यूज़ करना है? PHP, यही PHP आपकी जो है वर्डप्रेस की जो कोर फाइल्स हैं, जैसे header.php है, footer.php है, ठीक है, sidebar.php है, उसके अंदर इस्तेमाल हो रही होती है। htaccess की फ़ाइल है, तो यही PHP को यूज़ करके आप लोग वर्डप्रेस की जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स हैं, आप लोग उनके अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं। थीम डेवलप करना है, प्लगइन डेवलप करना है, डेवलप्ड थीम के अंदर या प्लगइन के अंदर कोई चेंजिंग्स करनी है, तो इसी PHP के ज़रिए आपने सारी के सारे काम जो है वो करने होते हैं। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट, फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि सब लोग अपने अपने अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट 1 बाय 1 अपने सेंड करते जाएं, ताकि मुझे फिर बाद में ये चीज़ें जो है वो कलेक्ट करना जो है वो आसान हो। और ये आज ही कोशिश करें कि काम ये कंप्लीट कर लें, ठीक है, ताकि बार बार मुझे आप लोगों के मैसेंजर में आके ना कहना पड़े कि आपने अभी तक अपना अर्निंग का स्क्रीनशॉट जो है वो मुझे सेंड नहीं किया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। कल मुलाकात होगी अरेज के साथ, और अरेज को मैनिपुलेट करने के लिए जो फॉर ईच लूप है उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।